अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? निम्न में से कौन सा लिंग सहलिंगन रोग का उदाहरण है? क्या चीज़ का? सहलिंगन रोग का उदाहरण पूछ रहा है। हमारा ऑप्शंस क्या है? एड्स, सेकंड क्या है? वर्णधता, थर्ड क्या है? सिफेलिस एंड फोर्थ क्या है? सुजाग। तो आप लोग जल्दी से आंसर करो। इसका क्या आंसर होगा? सहलिंगन रोग का उदाहरण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों? एग्जाम्पल पूछ रहा है सहलिंगन रोग का। तो आप लोगों को पता होगा सहलिंगन रोग का उदाहरण क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? सिफेलिस। सिफेलिस क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है। क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है। ओके, ये थोड़ा अलग था, इसे याद करना कि अगर कोई बोले कि सिफेलिस फंगल है या फिर बैक्टीरियल, तो क्या है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शंस आप लोगों को पता है, बहुत बार मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एड्स, वर्णधता, सुजाग। ओके, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉलेस्ट्रेडियम बेंडोलिनम इज अ, ये क्या है? कॉलेस्ट्रेडियम बेंडोलिनम होता है एक, क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? विकल्पी अनऑक्सीजीवी। सेकंड क्या है? विकल्पी अनावसीजीवी। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा? अल्टरनेटिव ऑक्सीजन। या फिर फोर्थ क्या है? इनवर्टिब्रेट ऑक्सीजन। तो आप बता सकते हैं ये कॉलेस्ट्रेडियम बेंडुलम आखिर होता क्या है? तो सबसे पहले आप लोग जान लो कि ये होता क्या है। ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है और ये किस शेप का होता है? किस शेप का ये बैक्टीरिया है? रॉड शेप का है। किस शेप का है बच्चों? रॉड शेप का है। ये आप लोग नोट करते जाओ। ओके, ये किस शेप का बैक्टीरिया है? रॉड शेप का। ये एरोबिक, अब कोई पूछ दे कि ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। क्या है? एन एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। ये भी पूछ सकता है कि कोई ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सॉइल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सॉइल में और मैरीन में भी। क्या? मैरीन में भी। तो इतना आप लोगों को ये एक्स्ट्रा नॉलेज पता चल गया कि ये कॉलेस्ट्रेडियम बेंडुलम होता है क्या। अब इससे आप एनारोबिक से भी बहुत सारे टर्म इसमें मैच हो रहे हैं, तो आप लोग बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी कि एनारोबिक है तो किससे इसका रिलेशन नहीं होगा। तो ये सब्स्टिट्यूएंट ऑक्सी ऑर्गेनिज्म है क्या, या फिर नॉन लिविंग? दो बार नॉन लिविंग लिखा गया है, बट एक ही बार होगा। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर अल्टरनेटिव ऑक्सीजन है, या फिर इनवर्टिब्रेट ऑक्सीजन है? तो जी हाँ, ये क्या है? एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग बैक्टीरिया बोल सकते हो। ठीक है, ये किस शेप का होता है? रॉड शेप का होता है। इसके बावजूद भी ये एनारोबिक बैक्टीरिया है और ये कहाँ पाया जाता है? सॉइल और मिट्टी में और पानी में। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो आज के सेशन का जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? आप लोग देखो, कौन सा एंटीबायोटिक जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण, चलो फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। सॉरी, वो बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, कोई बात नहीं, उतना इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, कौन सा एंटीबायोटिक जीवाणु प्रोटीन संश्लेषण के दौरान टीआरएनए और एमआरएनए के बीच परस्पर क्रिया का संवहन करता है? तो ऑप्शंस में क्या है? नियोमाइसिन, क्या है? इजिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासिलिन। क्या है? विच, अब इंग्लिश में भी एक बार रिपीट कर देती हूँ, विच एंटीबायोटिक बैक्टीरिया रिफर्स टू इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए। मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उस समय
कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो tRNA और mRNA के बीच में इंटरेक्शन करता है? क्या करता है? परस्पर क्रिया करता है। तो क्या आप लोगों को पता है कि कौन सा वो बैक्टीरिया है? तो वो बैक्टीरिया इन चारों ऑप्शन में से बताइए कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो नियोमाइसिन की बात करते हैं। नियोमाइसिन का काम क्या है? तो नियोमाइसिन का काम यह है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, तो वो tRNA और mRNA के बीच में क्या करता है? इंटरेक्शन करता है, यानी परस्पर क्रिया करता है। ठीक है, ये नियोमाइसिन का आपका वर्क हो गया। तो जाहिर सी बात है यही इसका आंसर होगा। क्या होगा? यही इसका आंसर होगा। तो द आंसर इज नियोमाइसिन। क्या होगा बच्चों? नियोमाइसिन। अब चलो थोड़ा बहुत इजिथ्रोमाइसिन के बारे में भी जान लो। तो ये बच्चों क्या करता है? इनहिबिट करता है ट्रांसलोकेशन को mRNA एलोंग राइबोसोम में। ठीक है, इनहिबिट मतलब समझते हो, दबाना। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है? ये क्या करता है? इनहिबिट करता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। इसका काम जो होता है वो प्रोटीन से ट्रांसलेशन में वर्क होता है। इसका काम कहाँ होता है? ट्रांसलोकेशन जब चलते रहता है उस समय इजिथ्रोमाइसिन का काम होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का कब होता है? ट्रांसलेशन के समय। किस समय? ट्रांसलेशन के समय। और ये जो टेट्रामाइसिन होता है ना बच्चों, वो क्या करता है? एमिनो एसिटाइल को tRNA से बाइंड करता है। ठीक है, एमिनो एसिटाइल tRNA को राइबोसोम से बाइंड करता है। किससे करता है? tRNA को राइबोसोम से बाइंड करता है। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया किसका क्या वर्क है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टेट्रामाइसिन का याद रखिए क्या करता है? एमिनो एसिटाइल tRNA को बाइंड करता है। किससे? राइबोसोम से। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है बच्चों? आप लोग रीड करो तो। कौन सा एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है? क्या है? कौन सा एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है? विच इज़ अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है आप लोगों को? ग्लाइकोजेन। सेकंड क्या बोल रहा है? टेस्टोस्टेरोन। थर्ड क्या बोल रहा है? थायरोक्सिन। फोर्थ क्या बोल रहा है? एड्रेनलिन। तो इसमें क्या बोल रहा है? आपसे पॉलीपेप्टाइड हार्मोन के बारे में पूछ रहा है कि आखिर कौन सा पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एड्रेनलिन के बारे में बताएं तो ये क्या है? कि ये हार्मोन है जो कि एड्रेनल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। किससे होता है? एड्रेनल ग्लैंड से। ये बेसिक है, इसका चर्चा मैं बहुत बार पिछले 1-2 बार कर भी चुकी हूँ। ठीक है, तो उतना मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा तो उतना तो मैं नहीं बताऊँगी ना, इसलिए आप लोगों को जो वीडियोज़ है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं उससे ना रिकॉल करते रहना है। ठीक है, थायरॉक्सिन है, ये आप लोग जल्दी से लिखो कि ये कौन सा ग्लैंड सेक्रेट करता है। जिसको इसको आता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। टेस्टोस्टेरोन भी है, ये क्या हार्मोन है? ये किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है? ये जल्दी से लिखो आप लोग। ये मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग का होमवर्क है ये। जिसको आता है वो लिख दो और जिसको नहीं आता है वो ढूंढ कर पता कर लेगा। ठीक है, और ग्लाइकोजन क्या है? तो ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। क्या है बच्चों? ग्लाइकोजन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। तो इसमें क्वेश्चन से आपसे क्या पूछ रहा था कि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन इन चारों में से कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन। क्या होगा आंसर? ग्लाइकोजन। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? कौन सा एक अवपंक फफूंद है? आप लोग इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है? इसमें क्वेश्चन में मेल्ड्यू मोल्ड। क्या पूछ रहा है बच्चों? मेल्ड्यू मोल्ड। इन चारों में से कौन है एक जो कि क्या है? मेल्ड्यू मोल्ड है, यानी अवपंक फफूंद है। कौन सा है? तो चलो ऑप्शंस देखते हैं। राइजोपस, सेकंड क्या है? फिसेरम, थर्ड क्या है? थायोबासिलस, एंड फोर्थ क्या है? एनाबियाना। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि मेल्ड्यू मोल्ड कौन फॉर्म करता है। तो वो क्या है? एनाबियाना। एनाबियाना क्या है? एक मेल्ड्यू मोल्ड फंगस है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? प्रकृति का सोपान को प्रतिपादित करने वाले थे। यहाँ क्या पूछ रहा है आपसे कि प्रकृति का सोपान को प्रतिपादित करने वाले थे। इन चारों साइंटिस्ट में से किसने स्टेप्स ऑफ नेचर को प्रोपाउंड किया है? किसने क्या किया है? प्रोपाउंड किया है। तो बताओ, क्या फर्स्ट डार्विन ने किया है प्रकृति के सोपान को, या फिर
प्लूटो ने किया है या फिर एरिस्टोटल या फिर वॉटसन। तो प्लूटो सबसे पहले कैंसिल कर दो, डार्विन्स लॉ है वो भी कैंसिल कर दो, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक उन्होंने दूसरा मॉडल दिया था, ठीक है। तो क्या किया था एरिस्टोटल ने, किसने किया था, एरिस्टोटल ने क्या किया था, प्रोपाउंड किया था स्टेप्स ऑफ नेचर को, प्रकृति के सोपान को क्या किया था, प्रतिपादित किया था, किसने, एरिस्टोटल ने, किसने, एरिस्टोटल ने। ये इंग्लिश वाला टर्म थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, इसलिए हिंदी वाला क्वेश्चन पूरा एकदम सही है। इंग्लिश में कन्वर्ट करते टाइम ना थोड़ा बहुत वर्ड चेंज हो जाता है, बायोलॉजी में क्या है वर्ड डिपेंड करता है, और थोड़ा बहुत वर्ड है ना इसमें इधर उधर हो जाता है, तो उतना माइंडेड नहीं करना है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग रीड करो। इनमें संग्रहित भोजन के रूप में मैनिटोल पाया जाता है। क्या पाया जा रहा है, मैनिटोल इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फूड। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो दिया हुआ है वो किसका जो स्टोर्ड फूड वो मैनिटोल के फॉर्म में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, काढ़ा। काढ़ा इंग्लिश में फिर इसका टर्म ऐसे नहीं लिखाता है काढ़ा, क्या लिखाता है, CHARA, ठीक है। अब इसे चाड़ा मत पढ़ना, इसे काढ़ा पढ़ा जाता है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, पोरफायरा। पोरफायरा। थर्ड क्या कर रहा है, फ्यूकस। फोर्थ क्या कर रहा है, आप लोग पढ़ो जल्दी जल्दी, फोर्थ क्या कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज ग्रेसिलेरिया। तो बच्चों बताओ कि किसके इन चारों ऑप्शंस में से कौन है जिसका स्टोर्ड फूड, जिसका जो रिजर्व फूड होता है, जो कि संग्रहित भोजन होता है, वो मैनिटोल के रूप में पाया जाता है। चलिए ये बताओ काढ़ा का। अब बताते हैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा, इसको आप लोग को नोट करना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। काढ़ा के बारे में बात करते हैं। तो काढ़ा का जो होता है, काढ़ा क्या है, ये ग्रीन एल्गी है। क्या है काढ़ा, ग्रीन एल्गी है, ये बात याद रखना है। काढ़ा क्या है आपका, ग्रीन एल्गी है, ओके। और ये कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसका जो खाना है, इसका जो भोजन है, जो स्टोर्ड फूड है, यानी संग्रहित भोजन, काढ़ा का संग्रहित भोजन किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में। ये बात आप लोग याद कर लेना, क्योंकि यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मैनिटोल स्टोर्ड फूड, इन चारों ऑप्शंस में से स्टोर्ड फूड जो संग्रहित भोजन है वो मैनिटोल के फॉर्म में किसका रहता है। लेकिन आप लोग को याद कर लेना है, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, काढ़ा का भोजन, स्टोर्ड संग्रहित भोजन किस फॉर्म में रहता है बच्चों, तो स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। काढ़ा इतना जान लो कि काढ़ा क्या है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। अब चलो पोरफायरा के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, ये कोल्ड वाटर सीवीड है। क्या है, कोल्ड वाटर सीवीड है, ठीक है। और इसका जो भोजन है ना, उस भोजन जो संग्रहित भोजन है वो किस रूप में रहता है, तो ये आप लोग याद कर लो, फोरिडीन के रूप में, फोरिडीन स्टार्च के रूप में, फोरिडीन स्टार्च के रूप में। स्पेलिंग अगर आप लोग को नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ, FLORIDEANSTARCH, फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में। किसमें, फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में, ठीक है। इसका हिंदी भी यही होता है, फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। जैसे मेंटोल का हिंदी भी मेंटोल ही है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो अब फ्यूकस की बात करते हैं। तो फ्यूकस क्या है, सबसे पहले ये बता दो कि फ्यूकस कौन सा एल्गी है। फ्यूकस कौन सा एल्गी है बता दो। चलो इसका जो स्टोर्ड फूड होता है ना वो किस फॉर्म में होता है, ये आप लोगों को पता हो कि फ्यूकस किसका एग्जाम्पल है, किस एल्गी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसका जो स्टोर्ड फूड होता है किस फॉर्म में होता है, मैनिटोल के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, मैनिटोल के फॉर्म में फ्यूकस का फूड यानी भोजन संग्रहित होता है, ठीक है। तो और लास्ट ऑप्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन आफ्टर हम आंसर ढूंढेंगे। ये तो सबको पता चल गया होगा कि अभी तक आंसर क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ग्लिसरेरिया के बारे में। तो इसका जो स्टोर्ड फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, इसका स्टोर्ड फूड भी फ्लोरिडीन स्टार्च की तरह होता है। जैसे पोरीफायरा का होता है ना, सेम वैसा ही ग्लिसरेरिया का जो संग्रहित भोजन होता है उसी रूप में ग्लिसरेरिया का भी होता है, ठीक है। तो आप लोग को आंसर पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे, मैनिटोल के बारे में पूछ रहा था। तो मैनिटोल के बारे में तो आंसर क्या होगा, फ्यूकस। आंसर क्या होगा बच्चों, फ्यूकस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे
कि फ्लोरिडीन स्टार्च, इनमें से संग्रहित भोजन के रूप में फ्लोरीन स्टार्च पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होता? तो इसका आंसर उसमें दोनों होता, पोरीफायरा और ग्लिसलेरिया। अगर एक पोरीफायरा नहीं दिया रहता तो ग्लिसलेरिया ही होता। ठीक है, इतना तो समझ समझ गए होगे बच्चों। चलो, इसी तरह क्वेश्चन को बस थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करके देता है, आप लोगों को बस याद रखना है। अब यहाँ पे मैनीटॉल पूछा तो जरूरी नहीं कि आपसे एग्जाम पे मैनीटॉल ही पूछे, आप फ्लोरिडीन स्टार्च ही पूछ सकता है, या फिर काढ़ा का मैंने क्या बताया था, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो पूछ सकता है कि स्टार्च के फॉर्म में किसका भोजन संग्रहित होता है। तो वो आप लोगों को याद रखना है, ये कॉमन छोटी छोटी सी बात है जो कि ध्यान रखना है। ठीक है, पढ़ाई मेहनत से करो, ठीक है ना, लेकिन उसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, यानी कुछ ऐसा टेक्निक लगाओ। अब जरूरी सिलेबस तो बहुत सारा है, लेकिन हमको क्या उसमें क्या पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस टॉपिक को मैं पूरा क्लियर कर लूँ, ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछे वो छूटे ना। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इनमें से कौन क्लोरोकोरीन वर्णक पाया जाता है? क्या कोरीन वर्णक यानी क्लोरोकोरीन वर्णक किसमें पाया जाता है? ऑप्शंस क्या है आपका, एनेलिडा में, या फिर इचनियोडर्माटा में, या फिर इंसेक्टा में, या फिर लो ग्रेड कोडेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले पता करो कि ये क्लोरोकोडीन होता क्या है, होता क्या है। तो ये क्या होता है, ये बच्चों एक पिगमेंट है। क्या है? एक पिगमेंट है। ये तो यहाँ पे दिया ही है, क्या है, ये एक वर्णक है। क्या है? एक वर्णक है। तो ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। और ये किस कलर में पाया जाता है बच्चों? अगर कोई पूछे कि इसका कलर क्या होता है, तो इसका कलर क्या होता है, या तो ग्रीन होगा, या तो हरा होगा, नहीं तो लाल होगा। क्या होगा? या तो हरा होगा, नहीं तो लाल होगा। तो ये जो होता है ना, अब ये पाया किस में जाता है, तो ये पॉलीचीट एक क्लास होता है। ठीक है, ये क्या है? पॉलीचीट एक क्लास है, यानी वर्ग है, जिसमें ये क्लोरोक्यूरिन पाया जाता है। ठीक है, और ये क्लास किस फाइलम का है? तो एनेलिडा फाइलम का है। किसका है? एनेलिडा का है। तो ऑप्शन क्या है इसका? तो आंसर क्या होगा? एनेलिडा। सिंपल सा था, क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट कर दिया है, वो आपसे डायरेक्ट एनेलिडा बोल दिया है। ठीक है, तो ये आपको पता करना है कि पहले ये होता क्या है, इसका कलर किस कलर में आता है। ठीक है, और फिर ये किस क्लास से बिलोंग करता है, देन आफ्टर पता चलेगा कि किस फाइलम का है। ठीक है, तो ये बस क्वेश्चन को, इसको देखो कितना अच्छे से टर्न किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास और फाइलम कंफर्म रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एनेलिडा। किस में पाया जाता है? एनेलिडा में। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? पढ़ो। पाश्चर ने टीकों का विकास सर्वप्रथम प्रयोग किसके साथ किए? रेबीज़ के साथ, या फिर मुर्गी हैजा के साथ, या चेचक के साथ, या टेटनस के साथ। तो ये याद करने वाला, इसमें कोई लॉजिक नहीं। किसके साथ किए थे सबसे पहली बार? स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के साथ। किसके साथ? चेचक के साथ। किसने? पाश्चर ने टीकों का विकास सर्वप्रथम प्रयोग इसके साथ किए थे। किसके साथ किए थे? चेचक के साथ। किसके साथ? चेचक के साथ। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य में वृक्कों का, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मनुष्य में वृक्कों का संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्या है? संरचनात्मक और व क्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या है? किडनी इन ह्यूमन। क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इन ह्यूमन में क्या पूछ रहा है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट का। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सटीक है और डिफिनीशन टाइप है, यानी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा। तो क्या होगा आंसर? नेफ्रॉन। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन क्या होगा? नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये आप लोगों को पता होगा। अब मैं सबके बारे में डिस्कस उतना नहीं करूँगी, क्योंकि मैं विटामिन ए के बारे में बताई हूँ, विटामिन बी के बारे में बताई हूँ, विटामिन सी के बारे में, विटामिन डी के बारे में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है फर्स्ट हमारा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बेरी बेरी किस की डिफिशियंसी से होता है आप लोगों को पता होगा। जिसको उसको पता है जल्दी से आंसर कर दो। विटामिन बी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। क्या होता है? कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। क्या होता है बच्चों? बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। इस बेरी बेरी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रही, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में ना डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपके पेपर्स आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। प्यूटिट्री ग्लैंड इज, पीयूष ग्रंथियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? अब उतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी। क्या इसे थायराइड बोलते हैं, या फिर पावर हाउस बोलते हैं, या फिर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, या फिर एडर्नल ग्लैंड बोलते हैं? तो प्यूटिट्री ग्लैंड को क्या बोलते हैं बच्चों? प्यूटिट्री ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? प्यूटिट्री ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? क्योंकि ये कहाँ पहले पाया कहाँ जाता है? तो ये आपके मस्तिष्क यानी ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट में। ठीक है, हाइपोथैलेमस पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, और इसका वर्क क्या था आप लोगों को पता है क्या है? हाइट इंक्रीज करता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जनन में काम करता है, सामान्य व्यवहार को कंट्रोल करता है। ठीक है, कि ताकि आप नॉर्मल बिहेव करो। ठीक है, अच्छे से किसी से पेश आओ। ठीक है, ये बाकी ग्लैंड्स यानी बाकी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करता है। क्या करता है? बाकी ग्रंथियों पर भी नियंत्रण रखता है अपना। क्या रखता है? बाकी ग्रंथियों पर भी नियंत्रण रखता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब क्लास में सारे बच्चे होते हैं, लेकिन टीचर तो एक ही होता है ना। क्यों? क्योंकि वो सबको कंट्रोल करता है। ओके, सारे स्टूडेंट को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? मास्टर का, तो उसे हम मास्टर बोलते हैं। इसी तरह प्यूटिट्री ग्लैंड क्या करता है? ये सारे ग्रंथियों को नियंत्रण में रखता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड बोलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यूवी किरणों से सुरक्षा प्रदान करने वाली परत कहाँ स्थित होती है? आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स हैं? सबको पता होगा, ये कॉमन सी बात है। ठीक है, आप लोग नर्सरी क्लास के नहीं है जो मुझे एकदम आयनोस्फेयर क्या है, ओजोन लेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है डिस्कस करूँ। ठीक है, तो यूवी किरणें जो आती है, यूवी का फुल फॉर्म क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणें। वो जो आती है उससे सुरक्षा करता है। मतलब कौन सा ऐसा परत है जो कि उससे सुरक्षा करता है हमारी? तो उस परत का नाम क्या है? आप लोगों को पता होगा। क्या कहते हैं उसे? ओजोन लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। ठीक है, अब ये किस स्फीयर में, किस मंडल में स्थिर है? किस मंडल में स्थिर है? तो आप लोगों को पता होगा किसमें है? स्ट्रेटोस्फेयर में। किसमें है बच्चों? स्ट्रेटोस्फेयर में है। तो द राइट आंसर इज समताप मंडल। किसमें है? समताप मंडल में। ये अप्रॉक्स पता है, ये आपके अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल आता है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर आता है। क्या आता है? स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जहाँ पे क्या है? ओजोन लेयर है। कहाँ है? ओजोन मंडल है, ओजोन लेयर है। ठीक है, चलो इसी के साथ अब ज़्यादा कुछ नहीं बताना होगा। ये आप, हाँ, जो ये होता है क्या कहते हैं? ओजोन लेयर क्या करता है? यूवी किरणों से हमें बचाता है, सुरक्षा करता है हमारी। तो यूवी किरणों की मतलब काम, उसका फंक्शन क्या होगा? तो पता है यूवी किरणें अगर डायरेक्ट हम पे पड़े ना, इंसान पे या जानवर पड़े, तो उसे क्या क्या बहुत सारी बीमारी हो सकती है, बहुत सारी। ठीक है ना, जैसे कैंसर हो सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारे आँख संबंधित रोग हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारी ऐसे हो जाती है जो कि यूवी रेज़ की वजह से होता है। इसलिए डायरेक्ट यूवी रेज़ हमारे बॉडी पे नहीं पड़ना चाहिए, जिसकी वजह से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। और ओजोन लेयर क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो अब हम लोग की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना कि हम ओजोन लेयर को क्या करें? बचा कर रखें। ठीक है, ये डिप्लीशन, इसका मतलब ओजोन लेयर का टूटना स्टार्ट हो गया है। क्यों? और ये टूटता किसकी वजह से? तो हम लोग के ज़्यादा परफ्यूम यूज़ करने से,
ये क्या कहते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करने से, ये सब की वजह से क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी ओजोन लेयर का ब्रेकिंग स्टार्ट हो गया है, टूटना शुरू हो गया है। तो हम इसका यूज़ लिमिट में करें, ठीक है, करें लेकिन लिमिट में करें। ओके, तो इससे हम अपने ओजोन लेयर को सुरक्षित रख सकते हैं और हम अपने आप को भी रख सकते हैं, क्योंकि ओजोन लेयर सुरक्षित रहेगा तभी तो हम रहेंगे सुरक्षित। ओके, चलो इसी के साथ हम आज के सेशन को एंड कर देते हैं। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।